सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर ख़ान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। 1999 की कारगिल जंग के दौरान एक ऐसा वाक़या पेश आया जब टाइगर हिल के मुहाज पर पाकिस्तानी फ़ौज के कर्नल शेर खान ने इतनी बहादुरी के साथ जंग की कि इंडियन फ़ौज ने खुद उनकी बहादुरी का, उनकी शुजात का एतराफ़ किया। भारतीय फ़ौज के एक ब्रिगेडियर ने कर्नल शेर खान की बहादुरी को मानते हुए बताया कि शेर खान बहुत बहादुरी से लड़े। आखिर में हमारा एक जवान करपाल सिंह जो जख्मी पड़ा हुआ था, उसने अचानक उठकर 10 गज के फासले से एक बस्ट मारा और शेर खान को गिराने में कामयाब रहा। अच्छा, भारतीय फौज के ब्रिगेडियर के मुताबिक उसने अपने फौजी भेजकर कर्नल शेर खान के जस्ते खाकी को नीचे मंगवाया और भारतीय ब्रिगेडियर ने कर्नल शेर खान का जस्ते खाकी ब्रिगेड जो हेडक्वार्टर है उसमें रखवाया। अब नाज़रीन, जब शेर खान का जस्ते खाकी वापस किया गया तो उनकी जेब में भारतीय ब्रिगेडियर ने कागज़ का एक पुर्जा रख दिया जिस पर लिखा था कि कर्नल शेर खान इंतहाई बहादुरी और बेखौफी से लड़े और उन्हें उनका हक दिया जाना चाहिए। यानी दुश्मन का फौजी ऑफिसर पाकिस्तानी फौज बल्कि पाकिस्तान से दरख्वास्त कर रहा था कि वो अपने उस बहादुर और दिलेर फौजी को पूरे एजाज से नवाजे, क्योंकि वो भारत के खिलाफ बहुत बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुआ। भारत में कुछ रिटायर्ड और जो हाजिर सर्विस फौजी यहाँ तक मान चुके हैं कि पाक फौज का मुकाबला करना आसान नहीं है, बल्कि यहाँ तक कहते हैं कि नामुमकिन है पाक फौज का मुकाबला करना। यानी वही बात होगी कि तारीफ वो जो दुश्मन करे, और मेरे ख्याल में असल तारीफ होती ही है जो आपके दुश्मन को आपकी सलाहियत का एतराफ़ करने पर मजबूर कर दे। अब बात कर लेते हैं सियासत की, जहाँ हुकूमत के मुखालिफिन भी पेश करदा बजट की तारीफ किए बगैर नहीं रह सके। को अपोजिशन की तरफ से तनकीद की जा रही है और वो तो बनती थी, आपको पता है अपोजिशन तनकीद करनी है। और मुझे हमेशा अफसोस होता है कि तनकीद बराए इस्लाह या कोई नहीं करता, तनकीद बराए तनकीद करता है। सिर्फ तनकीद बराए तनकीद, अपने दिल को तस्कीन देने के लिए, तसल्ली देने के लिए कि बस भाई क्योंकि सामने वाला हमें पसंद नहीं है तो हमने उस पर तनकीद करनी है। तनकीद करते हैं, फिर इस तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए, कोई आइडियाज़ होने चाहिए आपके पास, कुछ ऐसी बातें फिर आप करें ना, आप बताएं कि ये इस्लाह कैसे होगी, ये जो फ्लॉज इनको फिक्स कैसे किया जाएगा, फिर तनकीद का कोई फ़ायदा भी है, कोई तजावीज़ दें, आप कोई आइडियाज़ शेयर करें। वो नहीं करना, सिर्फ तनकीद करनी है। तो ऐसे लोगों के बारे में अक्सर कहते हैं उनको खुद नहीं पता होता कि किस बात पे तनकीद कर रहे हैं, उन्हें खुद ही नहीं पता होता। अच्छा, अब ये जो बजट है इसे कुछ लोग जी अवाम दुश्मन बजट करार दे रहे हैं, और सच्ची बात क्या है कि जो अपोजिशन की सारी जमातें हैं उनके जो माशी माहिर हैं वो मिलकर बजट का मुतालिया कर रहे हैं ताकि इसके अंदर से कुछ ऐसे पॉइंट तलाश किए जाएं जिसकी बुनियाद पर इसे किसी भी तरह ना पकड़ के अवाम दुश्मन बजट करार दिया जा सके। अब नज़ीर, वतन अजीज़ जब से वजूद में आया है इसकी मईशत में आपको पता है उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, तो चलता रहेगा सिलसिला। लेकिन पिछले चंद साल में मुल्क का कह लें कि ऐसा दिवालिया निकाला गया जिसका आज तक अजाला नहीं हो सका, और मुल्क ऐसे बजट की तरफ देख रहा है जिसको कर्ज़ों के बोझ तले से निकाल सके, ताकि इंसान जो यहाँ रहते हैं, जो लोग यहाँ रहते हैं, जो आवाम है बेचारी, वो सुख का सांस तो कभी ले सके, बजट कभी सुख का सांस दिलाने का सबब बन सके। अब मौजूदा बजट एक उम्मीद की किरण बन गया। अवाम की नज़रें अब कह लें कि बाकायदा इस पर लगी हुई हैं, और जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हैं वो दावा कर चुके हैं कि जी इस बजट से सब खुश होंगे। आज पंजाब असम्बली में भी बजट पेश किया गया और हुकूमती वादे के मुताबिक पंजाब असम्बली में पेश किए जाने वाले बजट भी टैक्स फ्री बजट था। अब पंजाब हुकूमत मुखालिफिन की निगाहों में है, और आपको मैं याद करवाती चलूँ कि अपोजिशन पंजाब हुकूमत को गिराने के ख्वाब देख रही है, काफ़ी देर से देखती रही, और पंजाब हुकूमत गिराने की सूरत में आवाम को छोटी ईद का तोहफ़ा भी देना चाहती थी, आपको ये भी याद होगा। लेकिन हर मामले की तरह इस मामले में भी अपोजिशन के सामने आ गई और ये ख्वाब टूट गया, पूरा नहीं हुआ। अब आज पंजाब असम्बली में भी हिज़्ब इख्तिलाफ ने बजट को मुस्तरद करते हुए शोर शराबा किया। हमजा शहबाज साहब ने इस बजट को महंगाई का पेशखमा करार दिया, और अब तो ये आने वाला मेरे ख्याल से वक्त ही बता सकता है कि बजट आवाम की बेकरारी में इजाफे का बायस बनता है या फिर किसी तरह से आवाम को सुकून या जो करार है उसका सबब बनता है। लेकिन ऐसा मालूम होता है अभी जो सिचुएशन उसको देख के कि जी मुखालिफिन बजट की मुखालफत तो कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर से पता इनको भी है कि इनके पास तनकीद करने को कुछ नहीं है। अच्छा नाज़रीन, मैंने विफाक में बजट की पेशी के मौके पर बजट की जो डिटेल्स हैं, तफसीलात हैं, वो आपके सामने रखी थी।
अब मैं ज़रा बजट में आवाम को मिलने वाली जो अहम मराहत हैं उनकी जो तमाम जो डिटेल्स हैं वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। और वो डिटेल्स कुछ इस तरह से हैं कि हर शहरी जो घराना है वो 5 लाख तक बगैर सूद के कर्ज ले सकता है। हर जो काश्तकार घराना है उसको हर फसल के लिए 1.5 लाख रुपए का सूद से पाक कर्जा फराहम होगा, सूद से पाक। गरीब घरानों को कम खर्च घर के लिए जो 20 लाख रुपए का कर्जा कह रहे हैं दिया जाएगा, और कम आमदनी वाले घरानों को अपना घर तामीर करने के लिए 3 लाख रुपए की सब्सिडी मुहैया की जाएगी। अब मुकामी तौर पर बनाई जाने वाली जो 850 सीसी गाड़ियाँ हैं उन पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी ख़त्म कर दी जाएगी और सेल्स टैक्स 17% से कम करके 12.5% और जो वैल्यू एडिड टैक्स है उसका भी खात्मा कर दिया गया है। कुरान पाक की छपाई में इस्तेमाल होने वाले अच्छे मेयार के कागज़ की दरामद पर छूट दे दी गई है और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की जो मकामी मैन्युफैक्चरिंग है उसके लिए CKD जो किट्स हैं इसकी दरामद पर टैक्स की छूट दे दी गई है। मकामी तौर पर तैयार की जाने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर सेल्स टैक्स 17% से कम करके 1% कर दिया गया है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जोन्स में जो प्लांट है, मशीनरी है, साजो सामान है, जो खाम माल की दरामद है उस पर टैक्स की छूट, और जो गला की स्टोरेज है उसके लिए मकामी तौर पर तैयार होने वाले गोदाम जो हैं उनको सेल्स टैक्स से छूट दे दी गई है। ऑयल फील्ड सर्विसेज, वेयर हाउस सर्विसेज, सिक्योरिटी सर्विसेज और टूर एंड ट्रैवल सर्विसेज पर जो विद होल्डिंग टैक्स है वो 8% से कम करके 3% कर दिया गया है। अच्छा जी, स्टॉक मार्केट पर भी जो कैपिटल गेन टैक्स है वो 15 से कम करके 12.5% कर दिया गया, यानी 12.5% कर दिया गया 15 से कम करके। अब जो गैर सरकारी इंसानों से इदारे हैं, अब्दुस्तार ईदी फाउंडेशन है जी, और इंडस अस्पताल एंड नेटवर्क है, पेशन एंड फाउंडेशन है, इनको जो टैक्स छूट दी गई है और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को विरासत में मिलने वाली जायदाद पर टैक्स की छूट दे दी गई है। जो अमूमी टैक्स है वो कम करके 1.25% कर दिया गया है और जो कैपिटल गुड्स की दरामद है उस पर टैक्स की छूट दे दी गई है और जोन एंटरप्राइजेज में भी सरमायाकारी से प्राइवेट फंड से हासिल करदा जो आमदनी है उस पर टैक्स की छूट दी गई है और जो तिब्बी साजो सामान है, अशिया में इस्तेमाल होने वाली 35 इजाफी खाम माल पर कस्टम्स ड्यूटी की छूट दे दी गई। मोबाइल फ़ोन्स और टायरों की दरामद पर रेगुलेटरी ड्यूटी में इजाफा कर दिया गया है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 1 जुलाई से 10% ये जो 10% है इजाफा किया गया है। सरकारी मुलाजमीन की जो पेंशन है उसमें भी 10% का इजाफा किया गया है। अब नाज़रीन, बजट में मिलने वाली जो अवामी मराहत हैं उनको अगर देखा जाए तो उनको देखते हुए मुखालिफिन ना चाहते हुए भी हुकूमत के इस बजट की तारीफ़ करने पर मजबूर हो गए हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब इजहार ख्याल कर रहे हैं, उनका क्लिप होगा, टीम ज़रा चलाइएगा, सुनाइएगा नाज़रीन को। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि मुस्लिम लीग नून में 2 धड़े हैं, एक धड़ा मरियम नवाज़ ग्रुप का, दूसरा धड़ा शहबाज शरीफ ग्रुप का। अब यही वजह है कि जो बजट है ना उसके हवाले से मुस्लिम लीग नून के अंदर 2 राय सामने। अब धड़े 2 होंगे तो फिर राय भी 2 तरह की होगी, इस धड़े की ये राय, उस धड़े की वो राय। अब मरियम नवाज़ ग्रुप के ख्याल में ये बजट अवाम को बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुंचाने के लिए, और आपको पता है इस ग्रुप की तो ये राय होनी थी, ये बजट हुकूमती नुमाइंदों की जेबें भरने के लिए बनाया गया, ये बजट जाली भी है, ये बजट ये है वो है, ब्ला ब्ला ब्ला। बजट में पेश किए जाने वाले फैक्ट्स एंड फिगर्स मस्त किए गए हैं, यानी अवाम से हकीकत छुपाई गई है। यानी एक तरफ तनकीद बराए तनकीद की जा रही है और वहीं पर मुस्लिम लीग नून के साबिक वज़ीर ख़जाना इस बजट की तारीफ़ कर रहे हैं, है ना हैरानी वाली बात। अब मिफ्ता इस्माइल साहब का कहना है कि हफीज़ शेख और असद उमर की तरफ से दिए गए जो साबिका बजट्स हैं उनके मुकाबले में मौजूदा बजट कई गुना बेहतर है। हुकूमत को चाहिए कि जी लंगर खाने पर इक्तफा ना करे और कुछ गरीब के लिए भी चीज़ें सस्ती करे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत की एक रिवायत बन चुकी है कि वो बहुत ज़्यादा टारगेट देती है लेकिन इसको हासिल नहीं कर पाती, ऐसा कहा गया इनकी जानिब से। अब लीगी रहनुमा के मुताबिक शौकत तरीन साहब ने टैक्स में 24% इजाफे का दावा किया है जो टैक्स बढ़ाए बगैर पूरा करना मुश्किल है। और मिफ्ता इस्माइल साहब के ख्याल में हुकूमत की जानिब से जो मिनी बजट सामने रखा जाएगा, और इन्होंने इतराफ़ भी किया है लीगी रहनुमा ने कि जी अगर पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग और सनती सरगर्मियाँ बढ़ती हैं तो टैक्स ग्रोथ में इजाफा भी हो सकता है। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि जी मुल्क में हर साल 18 लाख नए जो लोग हैं वो लेबर मार्केट में दाखिल होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि जो 18 लाख बच्चे हैं उनको हर साल नौकरियां देनी है, जिसका मतलब ये बनता है अब इसके लिए ज़रूरी है कि 5.5 या 6% तक जो ग्रोथ है उसको लेकर जाना होगा, वरना ये नौकरियां नहीं मिल पाएंगी। अब साबिक वज़ीर ख़जाना ने यह भी कहा
कि मुझे खुशी है कि शौकत तरीन ने ग्रोथ और बेरोज़गारी के हवाले से बात की है, वरना हफीज़ शेख साहब तो इस पर बात भी नहीं करते थे। अब अगर देखा जाए नाज़रीन, तो मिफ्ता साहब ये बात मान रहे हैं कि ये बजट टैक्स फ्री बजट है, और ये वही मिफ्ता साहब है ना जो हुकूमत के ग्रोथ रेट बढ़ने के दावे को गलत करार देते थे। और फिर जब मिफ्ता साहब से उनकी अपनी कंपनी के बारे में सवाल हुआ कि उनकी जो कंपनी है वो तो तहरीक इंसाफ के दौर में अरबों रुपए कमा रही है, तो फिर इस पर वो आपको याद होगा लाजवाब हो गए थे। उनकी खामोशी इस बात का सबूत थी कि वो अंदर ही अंदर हुकूमत की माशी कोशिशों की तारीफ़ कर रहे हैं। जब आप मुनाफे में होंगे, उनकी कंपनी मुनाफे में होगी, तो उनको फिर माशी पॉलिसियाँ बुरी लगेंगी, अच्छी लगेंगी, सिंपल सी बात है, अच्छी लगेंगी। अब मुझे नहीं पता कि मिफ्ता साहब अब दिल की बात ज़ुबान पर कैसे ले आए और हुकूमत के बजट की तारीफ़ कैसे कर डाली। मैं उम्मीद करती हूँ कि इनकी जमात जो बेसिक प्रॉब्लम है, इन्होंने तो तारीफ़ कर दी, इनके ज़बान पर तारीफ़ आ गई। अब आगे क्या होगा कि अब इनकी जमात इनकी राय का एहतराम करेगी और मिफ्ता साहब को इनके ये खुले डुले बयान पर अपनी जमात से कोई माफ़ी तो नहीं मांगनी पड़ेगी। मिफ्ता साहब ने जो सच बोल दिया, सच ज़बान पर आ गया, अभी सच इनके गले में ना पड़ जाए, गले की हड्डी ना बन जाए, अभी माफ़िया ना मांगते फिरें, ये है सवाल। अब शाहिद खाकान अब्बासी साहब का आपको याद होगा, वो खुद ये बात मान चुके हैं, इस बात का बाकायदा एतराफ़ कर चुके हैं कि उनकी जमात में जमहूरियत नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं। अब इसीलिए खदशा रहता है कि सच बोलने वाले को नून लीग जो है वो क्या करेगी, खुड्डे लाइन कर देगी, खुड्डे लाइन। और मुझे मिफ्ता साहब से मेरे ख्याल से हमदर्दी है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि वो अपनी जमात के जो ये एक आमिराना रवैया ना, जब भी देखे तो सच बोलेगा, अपनी राय का इजहार करेगा, थोड़ा हट के बात करेगा, किसी गलत बात पे एतराज़ करेगा, कि अपनी राय होगी, इंडिपेंडेंट राय होगी, उसको अगर आप साइड लाइन कर देंगे, कॉर्नर कर देंगे, खुड्डे लाइन कर देंगे, तो डेफिनेटली इस रवैये को आप आमिराना रवैया कहेंगे ना। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो मिफ्ता साहब है, सच बोलने पर अपनी जमात के आमिराना रवैये का निशाना ना बन जाए। और वैसे नाज़रीन, दुश्मन की तारीफ़ करना इतना आसान नहीं होता, बड़ा दिल गुर्दा चाहिए होता है किसी दुश्मन की तारीफ़ करने के लिए, और हर किसी का दिल गुर्दा मिफ्ता इस्माइल साहब जैसा बड़ा नहीं होता। इसलिए जो अपोजिशन के कुछ लोग हैं जो इस बजट को अवाम दुश्मन कहने पर तुले हुए हैं, और मौलाना साहब तो ना ही पूछे ना, वो तो बजट की मुखालफत की कहते हैं कि सारी हदें तोड़ गए, सारी हदें पार कर दी हैं, यहाँ तक भूल गए कि वो अपनी बात की नफ़ी कर रहे हैं। उनका क्लिप होगा, ज़रा चलाइएगा, आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, चलाइएगा क्लिप। अब आपने सुना कि बजट में गलत एदाद शुमार कौम के सामने रखे गए। अगर एदाद शुमार गलत हैं तो फिर दुरुस्त एदाद शुमार क्या हैं? अपोजिशन खुद कौम को बता दे, कौम पे आसान होगा इनका मेरे ख्याल से। अब पहले कहा जाता रहा कि जी ग्रोथ रेट के जाली एदाद शुमार हुकूमत ने कौम के सामने रखे, और अब बजट में भी इस किस्म की बातें की जा रही हैं। अब अपोजिशन तो खुद मेरे ख्याल से खुश इनको होना चाहिए था कि मईशत चले बेहतरी की तरफ जा रही है, इसका फ़ायदा पूरे मुल्क को होगा। लेकिन मसला क्या है? मसला है कि इसका क्रेडिट इन्हें नहीं बल्कि हुकूमत को मिल रहा है। जहाँ हुकूमत को क्रेडिट मिलेगा वहाँ अपोजिशन को अपनी पड़ जाएगी। यानी अपोजिशन चाहती ये है बेसिकली, या कह लें कि ये चाहती ही नहीं है, ये चाहती नहीं है कि मुल्क की मईशत तंदुरुस्त हो। ये चाहते हैं कि मईशत तंदुरुस्त अगर हो जाए तो इनके दौर में हो जाए तो शायद इनको तारीफ़ मिल जाए, लेकिन किसी और को अगर तारीफ़ मिल जाए, क्रेडिट मिल जाए, तो ये बात इनको बर्दाश्त नहीं होती है। यानी कौम या फिर मुल्क के सगे तो ना हुए आप लोग, और आप ये चाहते ही नहीं है कि अवाम तक इसके जो समरात हैं वो किसी और की हुकूमत के ज़रिए पहुँचे, ख़ासतौर पे पीटीआई की हुकूमत के ज़रिए तो ना पहुँचे, आप लोग ये चाहते हैं। तो फिर कौम के सगे तो ना हुए आप, मुल्क के सगे तो ना हुए आप लोग। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कई बार, एक बार नहीं कई बार इस बात का इजहार किया है कि अपोजिशन तो पहले दिन से हुकूमत को गिराना चाहती है, नाकाम करार देना चाहती है। ये प्रोपेगेंडा है, बेसिकली प्रोपेगेंडा कर रही है अपोजिशन, और अब भी अपोजिशन उसी प्रोपेगेंडे पे, उसी एजेंडे पर गामजन है कि किसी तरह से, किसी तरीके से हुकूमत को अवाम की नज़रों में पटक के नीचे गिराया जाए, ताकि अवाम की नज़रों में हुकूमत की साख कभी बहाल ना हो सके। जिसमें मुल्क का नुकसान होता है तो हो जाए, कौम का नुकसान होता है तो हो जाए। इन लोगों को क्या, कौम के नुकसान से, मुल्क के नुकसान से इतना इन्होंने अवाम का फ़ायदा सोचा होता तो 3-3 बारियां लेके मुल्क को यहाँ तक पहुँचाया होता। ये लोग मुल्क का फायदा कब से सोचने लगे? इनको तो अपनी अपनी पड़ी हुई है, अपने अपने मुफाद की पड़ी हुई है, अपनी अपनी कुर्सी की पड़ी हुई है। इक़्तिदार के लालची और हवस में आए हुए लोग कि किसी तरह इक़्तिदार इनके हाथ में आ जाए, किसी और के पास इक़्तिदार ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। इतने कौम के सगे, इतने अवाम के सगे, अवाम जितना इनको समझती है, मेरे ख्याल से अवाम बेहतरीन समझती है इन लोगों को, अवाम इनकी नफ्सियात को समझती है। अब मौलाना साहब को देखने ज़रा, इन्होंने अपनी बात की नफ़ी कर दी। ये मौलाना साहब समेत अपोजिशन रहनुमा इस बजट को IMF ज़्यादा बजट करार देते रहे, और अपोजिशन ये दावा करती रही कि हुकूमत IMF के आशीर्वाद से इस बजट को तश्कील देगी, जिसकी वजह से अवाम इस बार भी हकीकी रिलीफ से महरूम रहेंगे। लेकिन जब अपोजिशन को बजट में मायूसी नज़र आना शुरू हुई,
कि इसका सारा जो कहने के बनाया हुआ, कहते हैं ना, बनी हुई गेम पूरी नाकाम हो रही है, प्रोपेगेंडा पूरी तरह से नाकाम हो गया। तो फिर अब मौलाना साहब बजट की नाकामी के गवाह IMF और वर्ल्ड बैंक को बना बैठे और क्या उठेगी जी, बजट की IMF की नज़र में भी हैसियत सिफर है। यानी एक तरफ अपोजिशन IMF और हुकूमत को आड़े हाथों लेती रही और दूसरी जानिब भी मौलाना साहब IMF को अपनी ढाल बना रहे हैं। ज़रा सोचें, और IMF को काबिल एतबार करार दे रहे हैं ताकि बजट को नाकाम कह सकें। अब अवाम अपोजिशन के ऊपर कैसे यकीन करें, मुझे बताएं। इस तरह की तनकीद पर तो अवाम अपोजिशन पर अदम एतमाद का इजहार करेंगे ना। अदम एतमाद से मुझे याद आया, आने वाले जुमे को कासिम सूरी साहब के ख़िलाफ़ भी अदम एतमाद की वो तहरीक लाई जा रही है। अब नून लीग जो असम्बली को मफलूज करने का इल्ज़ाम किस पर लगाती है, हुकूमत पर लगाती आ रही है। अब नून लीग की नज़र में अदम एतमाद की तहरीक से यकीनी तौर पर जो ऐवान है वो मफलूज होने से बच जाएगा। अब अदम एतमाद की जो तहरीक है कासिम सूरी साहब के ख़िलाफ़ लाई जा रही है, अब ये तहरीक कामयाब होती है, नहीं होती है किस हद तक होती है, बिल्कुल ही फ्लॉप हो जाती है, इसका पता जुमे के रोज़ चल जाएगा। अगर कासिम सूरी साहब के ख़िलाफ़ अदम एतमाद कामयाब भी हो जाती है, ज़रा एक सेकंड के लिए सोचिए, तो तब भी हुकूमत की सेहत पर इसका कौन सा असर पड़ेगा, पड़ेगा ही नहीं। लेकिन सवाल यहाँ पे ये कि ये जो अदम एतमाद की तहरीक है ये कामयाब होगी कैसे, जबकि अपोजिशन एक दूसरे पर ही अदम एतमाद का इजहार करी, यानी इनको इन पे एतमाद नहीं, उनको इन पे एतमाद नहीं। अपोजिशन तो आपस में अपोजिशन के सामने भी अपोजिशन का सामना भी अपोजिशन के साथ है, तो अदम एतमाद की तहरीक किसी और के खिलाफ कैसे लाएंगे। बिलावल साहब, उनका क्लिप है, ज़रा सुनिएगा। बिलावल साहब खुलकर अपोजिशन पर गरज बरस रहे हैं, उनकी कहने के नालायकियों का, ना अहलियों का, निकम्मेपन का, गलतियों का खुलकर बायदा एतराफ़ कर रहे हैं, बल्कि खुलकर कह रहे हैं कि उन पर गरज बरस रहे हैं, उन पर तनकीद कर रहे हैं। ज़रा सुनिएगा बिलावल साहब की ज़बानी की क्या कह रहे हैं। अब देखिए नाज़रीन, हैरानी वाली बात है कि एक तरफ ये कहते हैं कि जी नोटिस फाड़ दिया था इन्होंने, ठीक है। अब जब आपका नोटिस फाड़ दिया गया तो इट मीन्स कि कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है, दिलचस्पी नहीं है किसी की। अब जब नोटिस फाड़ दिया जाए तो फिर किस तरह नोटिस का कोई जवाब देगा। बिलावल ने बड़ा क्लियर कर दिया उनको कि जी हमने तो नोटिस भी फाड़ दिया, इसका जवाब तक देना हमने पसंद नहीं किया। जब एक चीज़ उन्होंने फाड़ के फेंक दी, उसका जवाब तक देना पसंद नहीं करे, यानी आपकी ये अहमियत उनकी नज़र में, तो फिर वो मतलब किस तरह उसकी वजाहत करें। वजाहत जो मांगी जा रही है समझ से बालातर है। मतलब कोई समझ आ रही है आपको इस बात की? बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। और मेरे ख्याल से बिलावल ने जो अपने ऊपर होने वाले हमले हैं उनका भरपूर दिफा किया, बड़े भरपूर अंदाज में। नून लीग और जो JUI है उस पर भरपूर तीरंदाजी, किसी को तीरंदाजी करना कहते हैं ना, और बिलावल समझते हैं कि नून लीग हो या फिर कोई भी अपोजिशन जमात हो, सब अपने अपने मफादात के घोड़े पर सवार हैं। और बिलावल की सोच को नून लीग के जो रहनुमा हैं एहसन इकबाल साहब, जो बड़े इंटेलिजेंट हैं, बड़े जीनियस हैं, उन्होंने बाकायदा सच साबित करके दिखा दी। किस तरह, ज़रा सुनिएगा क्या कहते हैं। नून लीग के कायद को अपील का हक नहीं मिलता है, कुलभूषण यादव को अपील का हक मिल जाता है। अब समझ में नहीं आता कि नून लीग को कुलभूषण को अपील के हक मिलने का दुख है या नून लीग के बकौल नून लीग के कायद को अपील का हक ना मिलने का दुख है। और नून लीग के रवैये से साफ नजर आ रहा है कि सिर्फ और सिर्फ अपने कायद को बचाना चाहती है। अब इनसे सवाल तो बनता है ना यहाँ पे कि जब ये हुकूमत में थे तो उस वक्त कुलभूषण के नाम लेने पर उसने पाबंदी क्यों लगाई हुई थी लोगों ने, उस वक्त मकसद इनका क्या था। और अब जबकि हुकूमत आलमी अदालत इंसाफ की हिदायत पर अमल करके भारत को टफ टाइम देना चाहती है, तो नून लीग इस पर भी एतराज़ कर रही है। क्यों, क्या वजह? ये बात नून लीग को मेरे ख्याल से समझना होगी कि मुल्की मफादात की आड़ में जो ज़ाती मफादात है ना, इसका खेल अब बंद कर दें। बड़ा खेल लिया, अब बंद कर दें, क्योंकि अब ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर ख़जाना पंजाब ने आइंदा माली साल के लिए सूबे का 2653 अरब हुजम का बजट पेश कर दिया है। बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान की जानिब से हमेशा की तरह रिवायती अंदाज में शदीद नारेबाजी भी की गई। अच्छा, अपनी तकरीर के दौरान सूबाई वज़ीर ख़जाना ने कहा कि जनूबी पंजाब के लिए कुल बजट का 35% खर्च किया जाएगा। शोबा सेहत के लिए 98 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं और जो मौजूदा बजट है गुज़िश्ता साल की निस्बत 18% ज़्यादा है, जिसमें महसूलात के लिए 405 अरब का हदफ मुकर्रर किया गया। उन्होंने ये भी कहा है कि जारी करदा जो अखराजात हैं उनका तखमीना 1428 अरब लगाया गया है और तरक्याती बजट में
66% इजाफा तजवीज़ किया गया है। सेहत के लिए जो मजमूई तौर पर 369 अरब रुपए और तालीम के लिए 442 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। लाहौर में 14 अरब रुपए की लागत से 1000 बिस्तर पर मुश्तमिल अस्पताल की तामीर भी शुरू होगी और बजट में जो तमाम सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में और पेंशन में 10% इजाफे का ऐलान भी किया गया। और जो पहले इजाफी अलाउंस हासिल ना करने वाले ग्रेड 1 से 19 तक 7,21,000 से ज़्यादा मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% स्पेशल अलाउंस का इजाफा भी तजवीज़ किया गया है। और मजदूरों की कम से कम जो उजरत है वो 20,000 माहाना मुकर्रर की गई है। अब नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये हुकूमती बजट गरीब आवाम के लिए वाकई वो जो दोस्त बजट कहा जाता है वो साबित होता है, या फिर ये बोझ बजट है? क्योंकि बहुत से लोग इसको कह रहे हैं दोस्त बजट नहीं, बोझ बजट है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं माहिर माशियात और रुकन है वज़ीर-ए-आज़म माशी टीम डॉक्टर आबिद सुलहरी साहब। इस वजह से बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, ये जो अब ये बजट पेश किया गया है, कुछ लोगों का ये कहना है कि ये अवाम दोस्त नहीं बल्कि अवाम बोझ बजट है, कैसे देखते हैं? देखिए, वफाकी बजट के बाद पंजाब से तकरीबन इसी किस्म के बजट की तवक्को थी। और अगर हम पंजाब से पहले थोड़ा सा ज़रा वफाक की तरफ जाके देखें तो जो पिछले साल में ये जो रवा माली साल है जो कि 30 जून को ख़त्म हो रहा है, इसमें जो मोर देन एक्सपेक्टेड इकनॉमिक ग्रोथ जो कि स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी और बाकी मुख्तलिफ जो इंसेंटिव्स और पॉलिसीज़ की वजह से आई, हुकूमती पॉलिसियों की वजह से, रेमिटेंसेस, रिकॉर्ड रेमिटेंसेस की वजह से भी, और एहसास प्रोग्राम की जो पेमेंट थी 15 मिलियन ख़ानदानों को, तो एक मुआशी जो पहिया था वो तो चल रहा था। और उसकी वजह से एक जो फील गुड फैक्टर है वो ऑलरेडी इकॉनमी में मौजूद था। जब हमने वफाकी बजट देखा तो वो एक प्रो ग्रोथ बजट आप उसको कह सकते हैं। बिजनेसेस को, छोटे तबके के ताजरों के लिए जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है उसको काफ़ी हद तक उसमें कम करने के इकदाम लिए गए। और जो पंजाब का बजट है ये उसी का एक तसलसल आपको नज़र आता है, जिसमें कि सेहत के लिए, एजुकेशन के लिए, रूरल इकॉनमी के लिए, एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी पैसे जो हैं वो मखसूस किए गए हैं। और ये इस वजह से मुमकिन हुआ कि हुकूमत के पास कुशन मौजूद है। ये इस वजह से भी मुमकिन हुआ कि वफाकी हुकूमत जो है उसने अपना रेवेन्यू टारगेट बढ़ा दिया। जब आप वफाकी हुकूमत महसूलात इकट्ठे करती है तो वही महसूलात NFC के ज़रिए, जो NFC फार्मूला है, वो सूबों को मुंतकिल होते हैं। सूबे जो हैं वो कुछ टैक्सेस अपने भी लगा सकते हैं, जैसे उनके पास प्रोविंशियल GST लगाने की ऑप्शन है, कुछ और उनके प्रोविंशियल टैक्सेस हैं जो को लगा सकते हैं। तो इसको मैं बोझ तो नहीं कहूँगा। बोझ जो चीज़ें अवाम पे बनेगी उनको बजट से अलहदा डिस्कस किया जा सकता है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से शायद अवाम जो है उनको थोड़ा सा मुआशी जो मजबूरी है, जो मुआशी मसला है वो दरपेश हो सकता है। लेकिन बजट में मैं नहीं समझता कि अभी तक के जो 2 बजट आए हैं, और उम्मीद है कि बाकी के तीनों सूबों के बजट भी उसी तरीके से आ रहे होंगे, इंक्लूडिंग सिंध, कि उसमें अवाम पे किसी किस्म का कोई अजाफी बोझ जो है वो लादा गया है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो हुकूमत ने मुलाजिमीन के जो मेडिकल अलाउंसेज है और मेडिकल बिल्स पर टैक्स छूट भी ख़त्म करने का ऐलान किया है, तो एक तरफ तनख्वाह बढ़ेगी तो हम ये समझें कि दूसरी तरफ कटौती होगी। ये तो फिर वो कहते हैं हिसाब बराबर नहीं हो जाएगा। नहीं, हिसाब उस तरीके से बराबर नहीं होगा ना। तनख्वाह आपकी जो बेसिक है उसका 10% बढ़ रही है। मेडिकल अलाउंस आपके बेसिक का कितना होता है, और जाहिर है कि उस पर अगर कोई चीज़ ऐड ऑन की जा रही है तो वो उस 10% इजाफे से तो बहुत कम है। तो उसको ये नहीं हम कह सकते कि इस साल से लेके सारा का सारा उस साल से वापस ले लिया गया है। जो आप ये भी तो देखना होगा ना कि जो टैक्सेस थे, टैक्सेस में काफ़ी सारी डिस्टॉर्शन थी। FPR की जो हरासमेंट थी, FPR के जो सवाबदीदी अख्तियारात थे, तो उस तरह की बहुत सी चीज़ें जो हैं वो इस बजट में, वफाकी बजट में ख़त्म करने का ऐलान किया गया है। अगर आप देखें तो 12 के करीब होल्डिंग टैक्स ख़त्म करने का ऐलान किया गया है। फेडरल एक्साइज ड्यूटी काफ़ी सारी चीज़ों पे कम की गई है। GST कुछ चीज़ों पे कम हुई है, कुछ चीज़ों पे कस्टम ड्यूटी और रेगुलेटरी ड्यूटी कम हुई है। तो अब रेवेन्यू कहीं ना कहीं से तो हुकूमत को पूरा करना है। तो यानी अगर आप देखें तो ओवरऑल ये दोनों बजट जो है ये मतवाजन बजट है। इससे कहीं ज़्यादा टफ हो सकते थे, लेकिन हुकूमत इस वक्त एक बिजनेस फ्रेंडली और एक पीपल फ्रेंडली बजट पेश करने एक सिमत जो है वो सेट कर रही है इस वक्त।
ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको पता है तनकीद करने वाले भी बहुत हैं, लेकिन कुछ लोग इस बजट की तारीफ भी कर रहे हैं। बहुत से लोग हैं जिसको आवाम के हक में बाकायदा कह रहे हैं जी पहला कदम की मानंद समझा जाए, कि पहला कदम की मानंद पेश करें इस बजट को। तो इस वफाकी बजट के बाद अगर आवाम के हक की बात की जाए, आवाम के हक में जाए, तो फिर तो तब्दीली के रंग भी नज़र आना शुरू हो जाएंगे। जल्द अज जल्द हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि तब्दीली के बाकी जो रंग हैं वो नज़र आएंगे आवाम को। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान बाकी तमाम दुनिया की तरह एक पोलराइज सोसाइटी है, पोलिटिकली पोलराइज सोसाइटी। और ये सिर्फ पाकिस्तान ही के लिए नहीं, आप अमेरिका को भी देख लीजिए, वहाँ भी तकरीबन 40% वोटर्स जो हैं वो अभी भी डोनाल्ड ट्रंप के हक में हैं। तो ये जो तब्दीली की हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में वन थर्ड अगर आप देखें तो एक तिहाई अवाम जो है वो हर दौर में हुकूमत के साथ होते हैं वोटर। एक तिहाई वोटर जो होते हैं वो हुकूमत कुछ भी कर ले वो उसके अगेंस्ट होते हैं। एक तिहाई जो होते हैं जिनको स्विंग वोटर्स कहा जाता है, और वही आखिरी मौके पे हुकूमतों को बनाते या गिराते हैं। तो ये ज़रूर कहा जा सकता है कि हुकूमत ने जो पहला साल था उसको जो स्टेबलाइज करने की कोशिश की, इकॉनमी कुछ टफ मेजर्स लेके, उसका नतीजा ये हुआ कि कोविड के बावजूद हुकूमत जो थी, पाकिस्तान चंद उन ममालिक में है यहाँ पे कि पॉजिटिव ग्रोथ जो है, इकनॉमिक ग्रोथ वो देखने को आई है। और अब उसको अंबार कान करके जो तीसरा साल ये वाला जो बजट है, इसमें हुकूमत कोशिश कर रही है कि वो जो उसके बेनिफिट्स हैं वो आवाम तक पहुंचा सके। अब देखना ये होगा कि उसमें कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि हुकूमत के कंट्रोल में होते हैं, कुछ फैक्टर्स ऐसे होंगे जो हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है। फॉर एग्जांपल, जो फैक्टर हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है वो आलमी मंडी में तेल की कीमतें हैं। आज का जो रेट है ब्रेंट क्रूड ऑयल का वो $73 पर बैरल है, और ये डबल हो चुका है पिछले 3 माह के दौरान। ये हुकूमत पिछले 2-3 माह से कोशिश कर रही थी कि तेल की कीमतों में इजाफा ना करे। प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो ओगरा की सिफारिशात को मुस्तरद कर रहे थे, लेकिन एक लेवल आएगा जबकि शायद इसको ओगरा की सिफारिशात को रिजेक्ट करना पॉसिबल ना हो। जब तक तो हुकूमत के पास सब्सिडी देने की गुंजाइश होगी, हुकूमत सब्सिडी देती रहेगी, लेवी में उस तरीके से इजाफा नहीं करेगी। लेकिन जब वो लिमिट क्रॉस कर जाएगी तो फिर जाहिर है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ाना पड़ेंगी, और जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं, डीजल की कीमतें बढ़ती हैं, तो उसके साथ गैस और बिजली की कीमतें जो है उनमें इजाफा भी नागुज़ीर हो रहा होता है। तो ये वो फैक्टर है जो कि हुकूमत के कंट्रोल में उस वक्त उस पॉइंट पे नहीं होगा और अवाम उसका ब्लंट फील कर रहे होंगे। कुछ फैक्टर्स हैं जो हुकूमत के कंट्रोल में है। गवर्नेंस को बेहतर बनाना, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर लेना, यानी अगर इस दफ़ा भी रिकॉर्ड गंदम में पैदावार होने के बावजूद आटे की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो रहा हो तो फिर तो हुकूमत पर तनकीद जो है वो बिल्कुल जायज़ होगी। या अगर चीनी के कार्टन्स और माफिया को, आपने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से जो बात की है, अब ये जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें अब सुनने में आ रहा है कि इजाफा होने वाला है, तो फिर ऐसे में जब इजाफा होगा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में, तो फिर हुकूमत महंगाई को कैसे कंट्रोल कर सकेगी? ये जरा समझा दीजिएगा आसान अल्फाज में। मैं वही कह रहा था ना कि महंगाई को कंट्रोल के लिए हुकूमत के पास जो एक तो ये है कि लोगों की कुव्वत खरीद को बढ़ा दिया जाए। तो वो जो मिनिमम वेजेस जो है उनमें इजाफा कर दिया गया, पेंशन में इजाफा, सैलरीज में इजाफा, ग्रेड 1 से 19 तक के जो स्पेशल अलाउंस का जो अनाउंस किया गया था, तो या एहसास प्रोग्राम के जरिए पहले भी 15 मिलियन घरानों तक पहुंचा गया। अब फिर बहुत से एहसास के इनिशिएटिव जो है वो शुरू किए जा रहे हैं। तो ये चीज़ होगी जो कि आवाम की कुव्वत खरीद को बढ़ाएगी। जब इक्तिसादी सरगर्मियाँ शुरू होंगी, वहाँ पे जॉब्स की क्रिएशन होगी, अगेन आवाम की कुव्वत खरीद बढ़ेगी। लेकिन जो एक और चीज़ हुकूमत को जो करना होगी इस साल, वो ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर वाली गलती जो है वो इस साल रिपीट ना हो, ताकि जो गंदम और चीनी की कीमतें उनमें होशरुबा इजाफा ना हो। अगर हुकूमत वो करने में कामयाब हो जाती है तो कहा जा सकता है कि तब्दीली की जानब सफ़र जो है वो काफ़ी हद तक शुरू हो चुका है। यानी महंगाई कम करने की बजाय कुव्वत खरीद बढ़ाने पर हुकूमत तवज्जो देना चाहती है। कह लेगी कि महंगाई कम करने की जो स्ट्रैटेजी उनको समझ आती है, हिकमत अमली समझ आती है कि कुव्वत खरीद जो बढ़ा दी जाए तो शायद महंगाई कंट्रोल हो जाएगी। आपकी बात से हम कंक्लूड कर सकते हैं। अच्छा, IMF के चुंगल से भी निकलना या आज़ादी हासिल करना, आपको पता है डॉक्टर साहब हर पाकिस्तानी का ख्वाब है। अब इसके लिए क्या प्लान है गवर्नमेंट के पास? देखिए, IMF प्रोग्राम में रहना है हमें। मैं नहीं समझता कि IMF के प्रोग्राम से निकलना एक ऑप्शन है इस वक्त। पिछले साल अगर IMF का प्रोग्राम ना होता तो वो जो $1.4 बिलियन IMF ने कोरोना से निपटने के लिए एक हफ्ते के अंदर अंदर दे दिए थे, और उसके बाद वर्ल्ड बैंक और ADB और एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक इन सब ने जो
ग्रांट्स और जो लोन्स दिए थे वो ना मिलते। आईएमएफ के अंदर रहते जी। हुए ही हमारी क्रेडिट रेटिंग जो है वो इम्प्रूव हुई है और हम मुख्तलिफ किस्म के बॉन्ड जो है वो फ्लोट करने में कामयाब हुए। तो आईएमएफ का प्रोग्राम जो है उसमें जी। ये तो नेगोशिएशन की जा सकती है कि उसका पेस क्या होगा, उसकी सीक्वेंसिंग क्या होगी, मुख्तलिफ जो आईएमएफ के जो कंडीशंस हैं, या कुछ ऐसी सही। कंडीशन जिसपे कि पाकिस्तान जो है वो सिरे से मानने से इनकार कर दे और कहे कि इनकी जगह हम ये इक़दाम उठा लेते हैं ताकि फिस्कल डेफिसिट जो है, आमदनी और अखराजात के दरमियान तवाज़न, वो कंट्रोल में रहे। लेकिन मैं नहीं समझता कि इस वक्त आईएमएफ से प्रोग्राम को छोड़ देना और ये कहना कि जी प्रोग्राम से आज़ादी मिल गई, वो एक ऑप्शन है हमारे पास। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आईएमएफ बिजली के रेट बढ़ाने पर कायम अगर रहता है तो फिर सनत से वाबस्ता जो एक्सपेक्टेशंस हैं, तवक्कुआत हैं, वो फिर किस तरह पूरी होंगी? देखिए, आईएमएफ ये नहीं कह रहा कि आप ज़रूरी टैरिफ ही बढ़ाएं। आईएमएफ ये कह रहा है कि आप एनर्जी सर्कुलर डेट को कम करें। एनर्जी सर्कुलर डेट को कम करने में एक हिस्सा कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस का है। हुकूमत की जो इस वक्त की स्ट्रेटेजी मुझे लग रही है वो ये है कि टैरिफ को इतना रैशनलाइज कर दिया जाए कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा बिजली का इस्तेमाल करें, ताकि वो पैसे जो कि कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस, इसका मतलब ये कि आप बिजली इस्तेमाल नहीं कर रहे और आप बिजली बनाने वाले जो हैं प्लांट्स उनको अदायगी कर रहे हैं। जैसे रेंट की गाड़ी अगर नहीं भी चला रहे तो आप उसके किराया दे रहे होते हैं, तो वो किराए की मद में देने की बजाय हुकूमत की कोशिश है कि उसको पास ऑन किया जाए कंज्यूमर्स की तरफ, ताकि बिजली का इस्तेमाल ज़्यादा हो, कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस देने के बजाय सनत का पहिया जो है वो बढ़े। इसी तरीके से फ्यूल मिक्स जो है, फ्यूल मिक्स में बेहतरी लेके आना ताकि वहाँ पे लॉस कम हो। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस हमें पता है कि पाकिस्तान के वन ऑफ द हाईएस्ट हैं डेवलपिंग कंट्रीज के, भी अगर हम देखें वहाँ पे बेहतरी लेके आना। और सबसे बड़ा कि जो मुख्तलिफ पावर प्लांट्स जो हुकूमत के अपने हैं जिनको कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस देना है, उनके साथ निगोशिएट करना ताकि वहाँ पे इंटरेस्ट कम दिया जाए, वहाँ पे जो मुद्दत है लोन की अदायगी की उसको बढ़ा दिया जाए। तो ऐसी काफ़ी सारी स्ट्रेटजीज मौजूद हैं जिनमें टैरिफ को बढ़ाने के अलावा भी सोल्यूशन है। एक और जो टारगेटेड सोल्यूशन है हुकूमत के पास वो ये है कि इस वक्त तो जो क्रॉस द बोर्ड सब्सिडी मिल रही है तकरीबन 90% कंज्यूमर्स को, उन्हीं पैसों को टारगेटेड सब्सिडी की तरफ ले आया जाए, यानी वो लोग जो कि बिल पे कर सकते हैं वो। जी ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये हुकूमत की जानिब से जो 800 सीसी गाड़ियाँ उन पर टैक्स छूट दी गई है, और आपको पता है कि हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग जो हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं 800 सीसी गाड़ी जो ज़्यादातर लोगों की पहुँच में होती है, लेकिन ये जो अब ये टैक्स छूट तो दे दी गई है, लेकिन कीमतें ये कैसे कंट्रोल होगी, ये सवाल बहुत से लोग पूछ रहे हैं। ये देखिए, कम से कम 2 लाख रुपए का छोटी गाड़ी पे जो फ़ायदा है वो होगा, और उसका 2 तरह के एडवांटेज उसके होंगे। मिडिल क्लास में, मिडिल इनकम अर्नर्स में काफ़ी सारे लोग जो हैं वो मौजूद हैं जो कि जब 2 लाख रुपए गाड़ी की कीमत कम होगी तो वो शायद मोटरसाइकिल से ग्रेजुएट कर सकते हैं, खा वो लीज के जरिए जाएं या वो कैश पेमेंट पे गाड़ी जो है वो ले रहे हों। जब छोटी गाड़ियों की डिमांड में इजाफा होगा तो आप देखेंगे कि छोटी गाड़ियों की इंपोर्ट में भी इजाफा होगा, और सिर्फ ये पाकिस्तान में बनने वाली छोटी गाड़ी की कीमतों में कमी नहीं की गई, इंपोर्टेड गाड़ियों पे भी जो छोटी गाड़ियां हैं वहाँ पे भी कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी और रेगुलेटरी ड्यूटी वगैरह की मद में छूट दी गई है ताकि वहाँ भी लोगों को जो है रिलीफ मिल सके। और हमारे पास बहुत सी ऐसी इंपोर्टेड गाड़ियाँ भी हैं जो 650 सीसी या 600 सीसी से भी कम की हैं, तो आप देखेंगे कि छोटी गाड़ियाँ जो हैं वो काफ़ी सारी मिकदार में पाकिस्तान में इंपोर्ट भी हो रही होंगी, और अगेन यहाँ पे जॉब्स भी क्रिएट हो रही होंगी और लोगों का म्यार ज़िंदगी भी बेहतर हो रहा होगा। ठीक है जी डॉक्टर आबिद सुलेरी साहब, बहुत शुक्रिया के लिए। मुझे ब्रेक पे जाना, ब्रेक से वापसी पे सदीक जान मेरे साथ मौजूद होंगे अपनी बड़ी खबर के साथ। जी वेलकम बैक नाज़रीन, सदीक जान अपनी बड़ी खबर के साथ मौजूद हैं। सदीक, क्या है आज की बड़ी खबर? देखिए, इस वक्त हम पाकिस्तान की मजमूई सियासी सूरत हाल पर बात करते हैं। पीडीएम के मामलात हों या हुकूमत की सूरत हाल हो, इस वक्त अपोजिशन और पीडीएम के लिए परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आज से चंद रोज़ पहले जैसा कि आपने देखा कि मस्बत इशारे सामने आने लगे मीशत के हवाले से, और उस वक्त शुरू में बहुत तनकीद की अपोजिशन ने, लेकिन बाद में जब माहिरीन मीशत जो हैं उन्होंने इस बात को कंफर्म किया कि यह अदाद शुमार ठीक है और हुकूमत की जानिब से चैलेंज किया गया अपोजिशन को कि अगर ये गलत हैं तो आप हमें बताएं कि ये गलत हैं। उसी दौरान ये पता चला
और बाज़ जो ऐसे मीडिया से तल्लुक़ रखने वाले अफराद जो अपोजिशन के करीब हैं, जो PDM के करीब हैं, जो मुस्लिम लीग नून के करीब हैं, उन्होंने अपने प्रोग्राम्स में ये इंकशाफ किया कि जब उनकी ऑफ कैमरा मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से बात हुई तो उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि मुआशी हालात बहुत बेहतर हो गए हैं, बल्कि ख़तरे की घंटी भी बजाई खुद नून लीग के लोगों ने कि हुकूमत जिस तरह से मईशत को आगे लेकर जा रही है, 2 साल तक अगर ये हुकूमत इसी तरह काम करती रही तो हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे और इसलिए के लिए 2023 के इलेक्शन में हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। ये इसके बाद उनको एक उम्मीद थी कि जब बजट पेश होगा, बजट में नए टैक्सेस लगेंगे, जब नए टैक्सेस लगेंगे, बुरा बजट होगा, तो फिर शायद हमें कोई थोड़ी सी स्पेस मिले सियासत करने की और हुकूमत पर इल्ज़ामात लगाने की। जब हुकूमत ने बजट पेश किया, चाहे वफाकी हुकूमत हो या आज पंजाब हुकूमत हो, इन दोनों हुकूमतों ने जो बजट पेश किए उसमें कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया, बल्कि उसमें अगर किसी तबके को बहुत बड़ा रिलीफ नहीं दिया गया तो उसके ऊपर बोझ भी नहीं डाला गया। बहुत से तबकात के लिए बहुत सी आसानियाँ पैदा की गई और बहुत सारे ऐसे शोबाजात के लिए फ़ंड रखे गए जिससे बहरहाल हुकूमत को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। और उस बजट के बाद 4 रोज़ गुजर चुके हैं, 11 जून को हुकूमत ने बजट पेश किया था, आज तक हुकूमत कोई माहौल नहीं, अपोजिशन को माहौल नहीं बना सकी कि ये बजट बुरा था, ये इसमें क्या क्या बुराइयां थी। अब एक ऐसी सूरत हाल में जब मस्बत इशारे सामने आ रहे हैं, जब बजट भी मौजूदा हालात के मुताबिक से एक बेहतर बजट पेश किया, फिर अपोजिशन के अपने इख्तलाफात आप देख रही हैं कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के इख्तलाफात आप देख रही हैं कैसे एक दूसरे के खिलाफ बयान देते हैं। फिर उसके बाद नून लीग के अपने अंदर इख्तलाफात कि इनके अपने लोग 80% लोग ये कह रहे हैं, 90% लोग ये कह रहे हैं कि हमें मफाहमत की तरफ जाना होगा, मज़ामत की तरफ नहीं जाना होगा। तो अगर आप देखें मस्बत मुआशी इशारे, बजट, फिर उसके बाद अंदरूनी इख्तलाफात, PDM के इख्तलाफात, फिर इनको एक बैरूनी सपोर्ट हासिल थी, वो भी अब इनके साथ नहीं रही जो बैरूनी सपोर्ट इनको हासिल थी। इन सारी चीज़ों को अगर आप मिलाएं तो इससे अपोजिशन के लिए हालात बहुत कशीदा हो गए हैं और इनको 2023 का इलेक्शन भी खतरे में नजर आता है। यही वजह है कि अब वो परेशान हैं, समझ नहीं आ रही कि कौन सा रास्ता अपनाया जाए। और इस सारी सूरत हाल में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब वो बहुत पुरएतमाद नजर आते हैं, उनका एतमाद पहले से ज़्यादा बढ़ गया है। और अब उनकी अगर और फिर इसी दौरान आपने एक और डेवलपमेंट देखी और वो ये थी कि जहांगीर तरीन का मामला, जहांगीर तरीन के मामले में आप देखें कि उनके 2 केसेस जो हैं वो एक तरह से उन्होंने वापस ले लिए जिनमें उनको गिरफ्तारी का खतरा था, क्योंकि FIA के अफसरान ने हल्फिया बयानात दे दिए अदालत के सामने कि हमारे पास कोई ऐसे सबूत मौजूद नहीं है जिसके तहत हम जहांगीर तरीन और जो हमने इल्ज़ाम लगाया था कि जो जुर्म हुआ है, जो उनके मुताबिक इन दोनों का कोई हम कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकें। तो FIA ने बयान हल्फी जमा करा दिए हैं, ऑन ओथ बयानात दे दिए हैं कि हम जहांगीर तरीन को गिरफ्तार नहीं करना चाहते। तो इससे भी इमरान खान जो हैं वो बहुत बड़ी एक मुश्किल से बाहर निकल आए हैं और जहांगीर तरीन के हवाले से जो एक ख़तरात थे हुकूमत को, वो ख़तरात भी अब नहीं रहे। तो अब आप अगर मौजूदा हालात में देखें, हुकूमत के लिए कोई परेशानी नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है सिवाय अपनी कारकर्दगी के, सिवाय महंगाई के। लेकिन अपोजिशन के लिए मामला बहुत गड़बड़ होते चले जा रहे हैं। आप देखें ओवरसीज़ पाकिस्तानी के हवाले से हुकूमत ने बिल पास कर लिया है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी अगर वोट डालते हैं तो आपको भी पता है, सबको पता है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की अक्सरियत जो है वो इमरान खान के साथ है। और जो असद इकबाल साहब ने बयान दिया ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के खिलाफ, उससे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का गम गुस्सा भी सामने आ रहा है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के हवाले से, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के हवाले से भी हुकूमत ने बिल पास कर लिया है। तो इस सारी सूरत हाल में अगर आप देखें तो अपोजिशन के लिए हालात मुश्किल से मुश्किल तरीन होते जा रहे हैं, मुश्किल तर होते जा रहे हैं और अपोजिशन को समझ नहीं आ रही ये करें तो करें क्या। और एक ऐसी सूरत हाल में जब इनके अपनी जमातों के बयानियाँ अभी तक कन्फर्म नहीं है कि उन्होंने मुफाहमत करनी है, मज़ामत करनी है, तो मुश्तरका अपोजिशन का बयानिया कैसे एक हो सकता है, कैसे हिकमत अमली एक हो सकती है। जैसे कि आप कह रहे हैं कि अपोजिशन के लिए मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं, अपोजिशन को झटके पे झटके लग रहे हैं, सियासी झटके कह दूं तो गलत नहीं होगा। जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब आवाम से कहते हैं कि घबराना नहीं है, तो अब हम कह सकते हैं कि अपोजिशन ने घबराना शुरू कर दी है। बिल्कुल, अपोजिशन ने घबराना शुरू कर दिया और इनकी ये घबराहट बढ़ती चली जाएगी। अगर आज आप पंजाब का बजट देख लें, हर डिस्ट्रिक्ट के लिए 10-10 अरब रुपए का तकरीबन पैकेज रखा गया है। अगर हर डिस्ट्रिक्ट में 10 अरब रुपया खर्च होता है तो उन डिस्ट्रिक्ट्स में, जनूबी पंजाब के खास तौर पे उन डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ पे शहबाज शरीफ साहब के दौर में बजट रखा जाता था और वो लाहौर शिफ्ट हो जाता था, और फिर खास तौर पे इस हुकूमत ने अभी जो हेल्थ कार्ड जो दिया है कि 2021 के अख्ताम तक हर पंजाब का शहरी जो है वो हेल्थ कार्ड का इस्तेमाल कर सकेगा। अभी 2 डिवीजन, डीजी खान डिवीजन और सहिवाल डिवीजन में तो 100% शहरियों को हेल्थ कार्ड मिल चुके हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मनसूबे, हाँ, बहुत से डिस्ट्रिक्ट्स में नई यूनिवर्सिटीज़ बनाने जा रहे हैं। इसके अलावा पंजाब में तकरीबन 52 ऐसी सड़कें हुकूमत बनाने जा रही है जिससे
बहुत बड़ा इनको फ़ायदा होगा, आवाम को भी फ़ायदा होगा, ज़ाहिर है इनका भी वोट बैंक बढ़ेगा। तो इस वक्त तक हुकूमत जो है वो बड़े पुरसकून अंदाज में नज़र आ रही है। अगर इमरान खान की अपनी टीम में से किसी ने अपने ऊपर खुदकुश हमला ना किया और वो काम ना किया जो कि इनकी टीम के बहुत से लोग करते हैं अपनी हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ाने के लिए, तो कोई हुकूमत के लिए आगे परेशानी नज़र नहीं आ रही। अपोजिशन के लिए परेशानी नज़र आ रही है। उनके केसेस के मामला भी आप देखें कि अभी जून में ही नवाज शरीफ के जो केसेस हैं उनके मुस्तकबिल का फैसला होगा। और ये भी आपको बताता चलूँ कि जो आजम नज़ीर तारड़ साहब ने गुज़िश्ता समात पर जो हमने अपने प्रोग्राम में भी बताया था, जो दलाइल दिए थे, अदालत ने जस्टिस आमिर फारूक साहब ने और मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने तहरीरी तौर पर लिख दिया है कि उन्होंने दलाइल में ये कहा कि नवाज शरीफ के साथ वीआईपी ट्रीटमेंट होनी चाहिए, वो सलूक नहीं होना चाहिए जो आप गरीब लोगों के साथ करते हैं, जो आप आम पाकिस्तानियों के साथ करते हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि अदालत से भी जाके एनआरओ मांग लिया है, अदालत से भी ढील और डील मांग ली है कि नवाज शरीफ के साथ वो सलूक ना करें जो आप आम पाकिस्तानियों के साथ करते हैं। आप अंदाज़ा लगाएं जो शख्स मुजरिम है पाकिस्तान का, जिस शख्स जो पाकिस्तान के इदारों को मतलूब है, जो यहाँ से फरार है, जो मफरूर है, इश्तिहारी है, जिसने करप्शन की, लूटमार की, बड़े डाके डाले, उसके लिए वकील अदालत में खड़े होकर कहते हैं कि उसके साथ वीआईपी ट्रीटमेंट किया जाए, उसके साथ खुसूसी सलूक किया जाए, उसके साथ आप वो सलूक ना करें जो आप आम पाकिस्तानी शहरियों के साथ करते हैं। तो इससे ज़्यादा शर्मनाक बात क्या होगी कि ये चाहते हैं कि ये जिस आवाम पे हुकूमत कर रहे आते हैं उस आवाम के टैक्स का पैसा लूटें और फिर वो पैसा बाहर मुंतकिल करें, फिर बाहर फरार हो जाएं, असासे, जदादे, औलाद, कारोबार सब कुछ बाहर रखें और जब पाकिस्तान की अदालतों में इनका केस चल रहा हो तो वहाँ पर कहेंगे उन पाकिस्तानियों जैसा हमारे साथ सलूक ना करें जिन पाकिस्तानियों से वोट लेकर हम इक़्तिदार में आए और हमने फिर लूट मार की, हमने डाके डाले। ये बहुत ही शर्मनाक है। एक तरह से उन्होंने अदालत से भी एनआरओ मांग लिया, डील मांग ली और ये इनका असल चेहरा और किरदार है कि ये कहते हैं कि इनके साथ वीआईपी सलूक किया जाए, खुसूसी इनके साथ सलूक किया जाए और उस तरह से ना सलूक किया जाए जो आम पाकिस्तानियों के साथ किया जाता है। ना ये पाकिस्तानियों के अस्पतालों से इलाज कराना चाहते हैं, ना ये आम पाकिस्तानियों जैसा अपने साथ कानून की नज़र में सलूक चाहते हैं, लेकिन वोट इन्हीं आम पाकिस्तानियों से लेना चाहते हैं इक़्तिदार में आने के लिए। ठीक है रिसदिक जान, बहुत शुक्रिया आपकी बड़ी खबर के लिए। इसी के साथ डॉक्टर फिज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।